नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम प्रिपरेशन में। चलिए दोस्तों, आज की जीएस की क्विज स्टार्ट करते हैं। इस क्विज में 20 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछली सरकारी परीक्षाओं जैसे एसएससी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, इन सभी में कई वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जीके जीएस की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कन्नौज के संघर्ष में इन 3 राज्यों में से कौन कौन शामिल था? चोल, पाल और राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार और चोल, चेरा, राष्ट्रकूट और पांडे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। उत्तर भारत के नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष 9वीं शताब्दी में हुआ था। संघर्ष प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय के उत्तराधिकारी ने अंत में कन्नौज पर सफलतापूर्वक हमला किया और वहां नियंत्रण स्थापित किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने कुलीन परिवारों में जन्म नहीं लेने वाले व्यक्तियों को महत्वपूर्ण आधिकारिक पद देने से इनकार कर दिया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बलबन। इतिहासकार बर्नी के अनुसार बलबन ने कहा, जब भी मैं एक आधार जनित अज्ञानी व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें जल जाती हैं और मैं अपनी तलवार के क्रोध में उसे मारने पहुंचता हूं। उसने किसी को भी महत्वपूर्ण सरकारी पद देने से मना कर दिया जो कुलीन परिवार से नहीं था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसके शासनकाल में साम्राज्य और तुर्की प्रमुख के बीच सत्ता संघर्ष की शुरुआत हुई? बलबन, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र को सिंहासन के योग्य नहीं पाया, इसलिए अपनी पुत्री रजिया को सिंहासन के लिए नामित किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की प्रमुख सत्ता और अहंकार के नशे में थे और दिल्ली सल्तनत के सिंहासन के लिए नियुक्त एक महिला के लिए बहुत आलोचनात्मक थे। केवल 4 वर्षों के उसके शासनकाल के दौरान साम्राज्य तुर्की प्रमुख, जिसे तुर्काने चहलगानी या चालीसा कहा जाता था, के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दी थी? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खान या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। 1327 में उसने राजघराने और दिल्ली से देवगिरी तक उलेमाओं और सूफियों के स्थानांतरण की व्यापक तैयारी की, जिसका नाम बदलकर देवगिरी से दौलताबाद कर दिया गया। गर्मियों में कठोर यात्रा के दौरान कई लोगों की मौत हो गई और 2 साल बाद सुल्तान ने दौलताबाद को छोड़ दिया और उन्हें दिल्ली लौटने के लिए कहा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन भारत के उस बंदरगाह का नाम बताइए जो अंतर महाद्वीपीय व्यापार में विकसित हुआ और कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, पुहर। पुहर या पूमपुहर का उल्लेख संगम तमिल साहित्य के कार्यों में किया गया है, जो लगभग 3000 वर्ष पूर्व कावेरी नदी के मुहाने पर दक्षिणी तमिलनाडु में मौजूद पूमपुहर शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित शहर को संदर्भित करता है। यह चोल वंश का एक बंदरगाह था। बंदरगाह शहर अंतर महाद्वीपीय व्यापार में फला फूला, लेकिन समय के साथ स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? साम्राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। सिंहासन उत्तराधिकारी के लिए वंशानुगत सिद्धांत का पालन किया गया था। विजयनगर समाज में जाति व्यवस्था का कोई संदर्भ नहीं था या कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विजयनगर में समाज में जाति व्यवस्था का कोई संदर्भ नहीं था। अल्लासानी पेदन्ना ने अपने मनुचरितम में विजयनगर समाज में 4 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अस्तित्व को संदर्भित किया है। इसके लिए विकल्प 3 सही नहीं है। ठीक है।
निम्नलिखित शब्दों में कौन भारत में सूफी आंदोलन के सोहरावर्दी सिलसिला से संबंधित है? मोइनुद्दीन चिश्ती, बहराउद्दीन जकारिया, अहमद सरहिंदी या निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बहराउद्दीन जकारिया। सोहरावर्दी सिलसिला भारत में शेख बहराउद्दीन जकारिया द्वारा स्थापित किया गया था। चिश्ती सिलसिला की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नक्शबंदी सिलसिला को भारत में ख्वाजा बहरुद्दीन नक्शबंदी ने स्थापित किया था। इस सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत शेख अहमद सरहिंदी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ज्ञानदेव, चैतन्य, तुकाराम या रामानंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ज्ञानदेव। ज्ञानदेव 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। इन्हें महाराष्ट्र धर्म कहा जाता था। इन्होंने भगवत गीता का भाष्य भी लिखा जिसे ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। पाषाण काल के निम्नलिखित काल में से किसने सबसे पहले जानवरों के वर्चस्व को देखा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मेसोलिथिक युग। मेसोलिथिक युग को लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 पूर्व में था और यह पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमणकालीन चरण था। हालांकि मेसोलिथिक पुरुष अभी भी शिकार पर काफ़ी हद तक निर्भर थे, लेकिन अब वे कुत्ते, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, जंगली घोड़ा आदि पालतू जानवरों का शिकार करने लगे थे। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागोर जिले से जानवरों का शिकार का सबसे पहला प्रमाण मिला। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से किस में अग्निवेदियों के प्रमाण मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या सूतकोटदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगन। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसकी खुदाई 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगन में अग्निवेदी, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल आदि महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस स्थान से हड़प्पा के लोग मोहर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सेलखड़ी निकालते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान का खेतरी क्षेत्र। हड़प्पा वासियों ने विभिन्न तरीकों से शिल्प उत्पादन के लिए सामग्री की खरीद की, जैसे नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियों को उन क्षेत्रों में स्थापित किया जहां शैल उपलब्ध थे। सेलखड़ी और धातु वे राजस्थान से प्राप्त करते थे। दक्षिणी भारत का इस्तेमाल सोने की खुदाई के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद की सर्वश्रेष्ठ नदियों के रूप में किसे जाना जाता है? सिंधु नदी, कुंभा नदी, गंगा नदी या सरस्वती नदी को? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को नदी तरना या ऋग्वेद की सर्वश्रेष्ठ नदी भी कहा जाता है। यह हरियाणा और राजस्थान में घग्गर हकरा चैनल से पहचानी जाती है। अफगानिस्तान के कुछ नदियों, कुंभ और सिंधु नदी और एक की 5 मुख्य शाखाओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सिंधु नदी ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित नदी है। गंगा नदी का ऋग्वेद संहिता में भी कई बार उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अशोक साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत अर्थात दक्षिणापथ की राजधानी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सुवर्णगिरी। मौर्य प्रशासन में प्रांत और उनकी राजधानी की सूची इस प्रकार है। उत्तरी प्रांत की राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी प्रांत की उज्जैन, मध्य प्रांत की पाटलिपुत्र, पूर्वी प्रांत की तोशाली और दक्षिणी प्रांत की सुवर्णगिरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शासक को काठियावाड़ की सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रुद्रदामन। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन था। उसने सिंध पर ही नहीं बल्कि गुजरात, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा और काठेश्वर के बड़े हिस्से पर भी शासन किया। काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र में सुदर्शन झील को सुधारने के लिए उसने जो मरम्मत का कार्य किया हुआ इतिहास में प्रसिद्ध है। यह झील लंबे समय से सिंचाई के लिए उपयोग में थी और मौर्यों के समय में बनी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कण्व वंश की राजधानी थी? विदिशा, पाटलिपुत्र, पैठण या हाथी गुम्फा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र। 73 ईस्वी पूर्व देवभूति जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे, उन्हें उनके मंत्री वासुदेव ने मार डाला और कण्व वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। विदिशा शुंग वंश की राजधानी थी। पैठण
सातवाहन वंश की राजधानी थी। हाथी गुफा उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित एक स्थान है जो अपने शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, जो हमें खारवेल वंश के बारे में बताता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसने आदिवासी लोगों को ब्राह्मण समाज की तह में पहुंचाया? कुषाण, शुंग, कर्ण या सातवाहन? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, सातवाहन। सातवाहन मूल रूप से दक्कन की एक जनजाति थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों का कार्य शासन करना था, लेकिन सातवाहन शासकों ने खुद को ब्राह्मण कहा। गौतमी पुत्र शतकर्णी का दावा था कि वह सच्चा ब्राह्मण था। शायद वे स्थानीय जनजाति थी जिन्हें ब्राह्मणवाद में परिवर्तित किया गया था। इससे पता चलता है कि आंध्र एक आदिवासी लोग थे जिन्हें एक मिश्रित जाति के रूप में हिंदू समाज की तह में लाया गया था। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में मजबूर श्रम के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था? विष्टि, भोगा, बाली, बगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, विष्टि। गुप्त काल में ग्रामीणों को शाही सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए जबरन काम कराया जाता था, जिसे विष्टि कहा जाता था। भगा सामान्य रूप से उपज का 1/6वां भाग होता था, जिसे सभी किश्तकारों को चुकाना पड़ता था। बाली राजा के लोगों द्वारा राजा के लिए स्वैच्छिक पेशकश थी, लेकिन बाद में इसे अनिवार्य कर दिया गया था। भोगा फलों, जलाऊ लकड़ी, फूलों आदि की आवधिक आपूर्ति थी, जिसे ग्रामीणों को राजा को प्रस्तुत करना पड़ता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगम में तोलकप्पियम नामक पाठ संकलित किया गया है? पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम या चौथा संगम? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा संगम। संगम तमिल कवियों की एक सभा थी जो पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में आयोजित की जाती थी। कुल मिलाकर दक्षिण भारत के इतिहास में 3 संगम हुए हैं। तोलकप्पियम सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण पाठ और तमिल साहित्य का सबसे पुराना जीवित कार्य है। यह तोलकप्पय्यर द्वारा दूसरे संगम काल में संकलित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ह्वेन-त्सांग का मूल देश कौन सा था? मोरक्को, चीन, इटली या यूनान? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, चीन। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आए और लंबे समय तक भारत में रहने के पश्चात 645 ईस्वी में वापस चीन लौट गए। वह बिहार में स्थित नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने आए थे। उन्होंने भारत में अपनी यात्रा के आधार पर एक पुस्तक सी.यू. की लिखी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। क्विज में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्विज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगली क्विज कल शाम 5 बजे कराई जाएगी, तो आना ना भूलें। धन्यवाद।